आदाब नाजरीन, आप जुड़ चुके हो ग्रोइंग कश्मीर के साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बारी अंद्रावी साहब, जो डीडीसी चेयरमैन है और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी रहे हैं। नाजरीन, आइए इनसे इनकी हालाती ज़िंदगी, इनके विजन और इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बारी साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। शुक्रिया। इस जिंदगी के बारे में पहले हमें बताइए। ज़िंदगी के बारे में बताना ये तो एक लंबी दास्तान रहेगी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पुलवामा के एक गांव कुछल का रहने वाला हूँ। यहीं से पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ाई शढ़ाई की है, फिर यूनिवर्सिटी पहुँचे, उसके बाद सरकारी नौकरी की। आई गॉट इनटू प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ पुलिस। मैं डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन था जब मैंने नौकरी से प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया और उसके बाद पीडीपी से वापस था। तब से ये सफ़र जो सियासी सफ़र है, तब से इसी सफ़र में। हमें अपनी जो तालीम व तरबियत है उसका क्या हाल रहा है, उसके बारे में हमें आगाही दीजिए। देखिए, तालीम व तरबियत का मैं ये बताऊंगा कि जो हमारा एक ख़ानदानी जो सिस्टम रहा है, बेसिकली पढ़े लिखे ही ख़ानदान से हमें, आज से मैं 3-4 जनरेशन पहले की भी बात करूं, जब शायद तालीम का इतना फैलाव नहीं था, तो हमारे घर में ख़ानदान में ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग थे। मैं भी उसी में पला बढ़ा। मैंने अपनी जो तालीम की शुरुआत है लाजूरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल से शुरू की, फिर पुलवामा से मैंने हायर सेकेंडरी महजूर मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 11वीं और 12वीं की तालीम हासिल की। उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में पढ़ा, वहाँ से ग्रेजुएशन की और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। हमें बताइए, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होने के बरअक्स आपने सियासत का रुख क्यों किया? देखिए, ये हमेशा एक रिलेटिव क्वेश्चन रहता है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जो भी एक लेटरल एंट्री पॉलिटिक्स में करते हैं, यार किन वजूहात की बुनियाद पे क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया। मैं इसमें यही बात बताऊंगा कि शायद ये इंसान के अंदर ही इस किस्म के रुझानात होते हैं कि जो ये पब्लिक लाइफ है उसमें एक जज्बा भी होता है, एक इंटरेस्ट भी होती है। यही एक चीज़ खींच के लाती है इंसानों को इस फील्ड में। अदरवाइज जब मैंने ये ज्वाइन किया पीडीपी के साथ 2014 में, उस वक्त भी सियासत के हवाले से अगर कहेंगे तो हालात इतने साजगार नहीं थे, लेकिन शायद ये जज्बा इंसान के अंदर ही होता है और मुझ में भी शायद ये जज्बा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। अदरवाइज जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ दी उस दिन भी मेरे 9.5 साल 10 साल के करीब अभी नौकरी बाकी थी। अगर पुलवामा के लोगों की बात की जाए तो आप पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, खासकर डेवलपमेंट के ऊपर। उनके लिए अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जो पुलवामा की आप बात करते हैं, ये सिर्फ पुलवामा के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ये तो दिस विल होल्ड गुड फॉर एनी अदर प्लेस। हर जगह शायद ऐसा ही होगा कि लोग जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हैं, जो पब्लिक लाइफ में जुड़े हैं, उनके साथ लोगों की वाबस्तगियां होती है और होनी भी चाहिए। और अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पुलवामा के लोगों को भी, शायद सिर्फ मुझसे नहीं, जो भी और लोग पॉलिटिक्स में, उनसे भी ये तवक्कात होंगे। और पुलवामा की खास बात मैं यहाँ ये जिक्र करूँ कि अगर डेवलपमेंटल ग्राफ पे हम पुलवामा की बात करें, पूरे ज़िले की, मैं इस एक जगह की बात नहीं, पूरे ज़िले की अगर बात करेंगे, नो डाउट कि एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस रहता ही रहता है जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से चलता है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो भी आप देखेंगे, जिस तरह से एक बूम हुआ डेवलपमेंट का, नॉट ओनली इन कश्मीर, हर जगह, और ये फोकस रहा मेन सिस्टम का, पॉलिटिक्स का, शायद उसमें कहीं ना कहीं पुलवामा कहीं थोड़ा पीछे रह गया। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी, जो वो डेफिसिट रहा है, जो वो गैप रही है, लोगों के ताउन से और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से, शायद उस डेवलपमेंटल डेफिसिट जो रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
हमें बताइए, जिन लोगों ने आपको चुना है उनके लिए आपने बड़ा क्या सोचा है? देखिए, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, जो ये सियासी मैदान होता है, सियासत का एक अल्टीमेट एम होता है, पर्टिकुलरली जमहूरी सियासत का, कि लोग एम्पावर्ड फील करने चाहिए। दे शुड फील एम्पावर्ड। एम्पावर्ड मीन्स कि दे शुड बी, उनका जो फैसला साजी का जो अमल है उसमें उनका अमल दखल होना चाहिए, कि वो जो फैसला होता है किसी इलाके के बारे में, किसी जगह के बारे में, डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स को कंबाइन करके, उसमें उनको लगना चाहिए कि ये वो फैसला खुद करते हैं। इसलिए मेरी पहली कोशिश रहती है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो मेरे साथी हैं, इसमें मेरी यही कोशिश रहती है कि जो फैसला साजी का अमल है उसमें उनकी राय का एहतराम किया जाए, उनसे मशवरा लिया जाए, उनसे पूछा जाए, इलाके के लोगों से पूछा जाए, सो दैट उनका वो एक जो वो एम्पावरमेंट वाला एक जहन होता है वो होगा। दूसरा मेरा इसमें सबसे एक चैलेंज भी है और जो मेरी कोशिश भी है वो ये है कि जो सिस्टम है, सिस्टम के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव की इवन पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पॉलिटिकल ख्यालात अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो एक ही सिस्टम के साथ जुड़े हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारा अवाम है, जो हमारे लोग हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़ जाए और डेवलपमेंटल के हवाले से जितनी भी स्कीमें हैं, जितनी भी जो प्रोविजंस है, उनका फायदा उठाए। अच्छा बारी साहब, हमें बताइए, जब चेयरमैन बनने के नताइज निकले तो उस वक्त कैसा फील हुआ? उस वक्त कैसा फील हुआ तो आई विल हैव टू ट्रैवल बैक कि उस वक्त मेरे जहन में क्या था, लेकिन उस वक्त भी मेरे जहन में शायद ऐसा ही ये फीलिंग रही होगी, क्योंकि जब पहले जब डीडीसी काउंसिल के नताइज आए, हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपको पता है 14 सीटें हैं, यहाँ 14 में से 7 सीटें पीडीपी ने जीती, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली, कुछ इंडिपेंडेंट्स आए। तो उस वक्त भी, उस टाइम से ही ये लगा कि यहाँ तो पीडीपी का ही चेयरमैन बनेगा। लेकिन फिर उसमें बाद में डिले हो गया, बीच में और कुछ मसाइल हो गए, लेकिन जिस दिन ये रिजल्ट आया और मैं चेयरमैन यहाँ मुंतखब हुआ, उस दिन मुझे लगा कि अब जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा बढ़ गया है। जो हमारे ये और डीडीसी मेंबरान हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार मैं इनसे यही गुजारिश कहता हूँ, यही करता हूँ, यही कहते हैं कि ये एक मौका मिला है लोगों से मिलने का, लोगों के काम आने का, और कुछ ठीक ठाक डेवलपमेंटल हवाले से सोचने। इसमें अगर आप रिसेंटली हमारी बात हुई ऑनरेबल एलजी साहब से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो वो प्लान के बारे में थे, तो फिर वहाँ ये भी बात चली कि पुलवामा के हवाले से आपके जहन में अगर कुछ है तो प्लीज़ इस वक्त शेयर करके, सो दैट वो एक मिनट्स में इंक्लूड होके उस पर अमल हो जाए। मैंने बहुत से बातें उठाई उसमें, और 2-3 का फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी उसका जिक्र आ गया। एक उसमें मैं आपकी वसासत से ये शेयर करना चाहूँगा, एक उसमें ये रहा कि मैंने एलजी साहब को कहा कि अगर हम मेन सिटी जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल सिटी है, अगर हम उसके बहुत नज़दीक हैं, नज़दीक होने की कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमने सिर्फ नुकसानात ही उठाए, फ़ायदे शायद नहीं मिले। तो फिर जब उन्होंने कहा कि आप ज़रा ये एक्सप्लेन कर लीजिए, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि हमारी बाउंड्री जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती है। अगर हम इसका मुवाजना करें किसी भी बड़े शहर के साथ, जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर के साथ, आज दिल्ली की जो पोजीशन है, दिल्ली में जो भी कोई डेवलपमेंट होनी है आज के दौर में, या सिर्फ ये गुड़गांव में होती है या नोएडा में, क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल बगल में 2 जगह है। सिमिलरली शायद श्रीनगर भी काफ़ी हद तक सैचुरेट हो गया है। अगर श्रीनगर के कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज हैं या डेवलपमेंटल कुछ प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने हैं, इट विल बी वेरी इजी टू इंस्टॉल दोज इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। लेकिन उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हम 0 माइल डिस्टेंस ले लें पुलवामा से श्रीनगर, 0 माइल डिस्टेंस फ्रॉम दिस मार्केट, पुलवामा मार्केट, अप टू 0 माइल डिस्टेंस लाल चौक श्रीनगर, 28 किलोमीटर है।
लेकिन जब यहाँ से सफर करते हैं तो नॉर्मली इसमें 1-2 घंटे लगते हैं। सो इट इज अ हैंडीकैप। तो मैंने एलजी साहब को ये गुजारिश की कि मैंने कहा एक एक्सप्रेस वे दे दीजिए श्रीनगर टू पुलवामा, जिसमें 10 मिनट में ये सफर हम कर सकते। एंड फॉर्चुनेटली उन्होंने वो इंक्लूड किया। उसके बाद सेकंड, जैसे कुछ और बातें चली, मैंने कहा पुलवामा टाउन की जो खूबसूरती, हर जगह वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो मास्टर प्लान है, लेकिन समहाउ पुलवामा उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए। हालांकि अगर आप पुलवामा के इर्द गिर्द देखिए, बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन पुलवामा टाउन इटसेल्फ शायद इतना खूबसूरत नहीं है। तो वो भी एलजी साहब ने मान लिया, उन्होंने उस डायरेक्शन कर दी कि जो अर्बन डेवलपमेंट वाले हैं इसका नोट लिया। सिमिलरली मैंने ये मसला भी उठाया कि हमारा एक बहुत बड़ा इलाका है जो दरिया के इस साइड में रहते हैं, यानी पैरेलल टू नेशनल हाईवे जो जाता है। अगर एरियल डिस्टेंस हम उस गांव की ले लें नेशनल हाईवे के साथ, ये आधा किलोमीटर भी नहीं है, बीच में सिर्फ दरिया है। लेकिन अगर इन लोगों को नेशनल हाईवे पे पहुंचना है 1 घंटा लगता है। 2 पुल इसमें बन रहे हैं पिछले 20 सालों से, एक डोगरीपोरा में, एक ऋषिपोरा में। तो मैंने गुजारिश की कि ये 20 साल से पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ देख लीजिए। और ही वॉज काइंड एनफ, तो उन्होंने इसके लिए भी वो डायरेक्शन कर दी और वो भी वो मिनट्स आप मीटिंग में हुआ। तो इसी तरह बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत से ख्यालात हैं जहन में, तो देखते हैं कैसे कैसे वक्त आने पे उठाएंगे। अच्छा बारी साहब, आखिर में हमें बताइए, जो आज दिन ब दिन सुसाइड्स का दौर चल रहा है, दिन ब दिन सुसाइड्स होती जा रही है, तो जो पुलवामा के यूथ है उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी इस हवाले से? देखिए, ये कुछ टाइम से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न सामने आया है पूरे कश्मीर में, इसमें सिर्फ पुलवामा में नहीं है। रोज कहीं ना कहीं हम अखबार में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यंग पीपल कमिटिंग सुसाइड। हमारे लिए भी ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और जब इसके लिए कुछ, ये एक सिंगल स्टिमुलस वाला इशू नहीं है, एक मल्टी डायमेंशनल इशू है। सबसे पहला जो यूनिट होता है सोसाइटी का, सबसे पहला यूनिट उसका होता है बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली। फैमिली जिसमें जो भी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। उसके बाद इमीडिएट इर्द गिर्द का जो माहौल आता है, जो समाज आता है। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट, तो मनी चीजें। तो किसी भी वजह से अगर इंसान डिप्रेस्ड होता है या टेम्पररी फेलियर होता है, मैं यूथ से यही यंग इन लोगों से ये अपील करूंगा, एक टेम्पररी फेलियर ये तो जिंदगी का फेलियर नहीं माना जाना चाहिए। एक फेलियर होता है, देयर इज ऑलवेज ए नेक्स्ट वे। इसके एक दरवाजा अगर बंद होता है तो 4 खुल जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक हमें बहैसियत समाज, बहैसियत एक सिस्टम, बहैसियत गवर्नमेंट, सब लोगों को इसमें मुश्तरका तौर सोचना चाहिए कि इस जैसी चीजों को रुकावट होनी चाहिए। और वो ऐसे होगी कि यू हैव टू क्रिएट एवेन्यूज फॉर पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली यूथ एक एनर्जेटिक एक एज होती है। अगर ये घर में ही बैठा रहेगा तो सफोकेट हो जाएगा। इसको बाहर निकलना है, इसको एनर्जी एग्जॉस्ट करनी है, तो दैट मीन्स इसके लिए खेलने की जगह होनी चाहिए। अगर खेलने की जगह नहीं होगी तो कहीं पार्क होना चाहिए जहां ये बैठ सके। अगर वो भी नहीं है, कहीं लाइब्रेरी होनी चाहिए जहां लाइब्रेरी बैठ सके। और एट द सेम टाइम एक और बात मैं इसको कहूंगा, पर्टिकुलरली जो पेरेंट्स है, जो समाज है, आजकल जो हमारे यूथ है और बच्चे हैं, इनमें एकेडमिक सक्सेस का हम इतना दबाव डालते हैं कि हर कोई घर, हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि उसके बेटे का जो रिजल्ट हो 99% हो, 98% हो। सो विद द रिजल्ट ये यूथ जो है एक मेंटल स्ट्रेस में भी आ जाता है। तो मैं इन जो हमारे ये पेरेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ओके, हमारी एफर्ट रहनी चाहिए कि हमारे बच्चे कामयाब होने चाहिए इस एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन एट द सेम टाइम एक अफेक्शन होना चाहिए, एक अफेक्शनेट माहौल भी इनको मिलना चाहिए, कंफर्टेबल माहौल मिलना चाहिए घर में। एक एक्सट्रीम पोजीशन पे बच्चों को ले जाना किसी भी वजह से ये अच्छी बात नहीं। बारी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी सुसाइड्स होती है? क्या जो वजह आपने बताई, क्या खाली यही वजह है सुसाइड्स की?
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये एक इशू बन रहा है, ये सिंगल डायमेंशनल नहीं, एक मल्टी डायमेंशनल एक इशू है। डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट का एक इसमें है। एम्प्लॉयमेंट शायद आप अगर सरकारी मुलाजमत की बात करें, मैं थोड़ा इसको खोल दूंगा। एम्प्लॉयमेंट डजंट नेसेसरीली मीन सरकारी मुलाजमत। इसीलिए मैंने पहले शायद कहा कि एक यूथ को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट की जरूरत, नॉट नेसेसरीली वो सरकारी मुलाजमत ही हो। आजकल कोई भी जो पॉजिटिव एंगेजमेंट हो, जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे बिजनेस है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फील्ड्स हैं, डाइवर्स फील्ड्स हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए कि अगर से फॉर एग्जांपल वी कांट क्रिएट सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज, अगर उतने नहीं होते, लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज का ख्याल रखना हमें चाहिए कि ये जो यूथ है, इनका जो टाइम गुजरेगा किस में गुजरेगा। सो वी हैव टू क्रिएट दोज। बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। नाजरीन किराम, ये थे डीडीसी चेयरमैन बारी अंद्रावी साहब। इनसे हमने इनकी हालाती जिंदगी, इनकी जर्नी और इनके विजन के बारे में जानने की कोशिश की। कैमरा पर्सन गनाई उमर के साथ मैं सरताज अल्ताफ, ग्रोइंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।